the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास। तो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक था उसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। लास्ट क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक अवस्था क्या होती है? ठोस, द्रव, गैस, यानी ठोस से कहां चला गया? द्रव में, और द्रव से गैस, ठीक है। तो ये हमने पूरा डिटेल में आपको लास्ट क्लास के अंदर समझा दिया है। जिस स्टूडेंट ने यदि लास्ट क्लास नहीं देखी है तो उसको पहले वो क्लास देखनी है, उसके बाद ही ये वो समझ पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा देना है, ताकि वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम पर मिलती रहे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन क्या होता है समझ लिया। केमिकल चेंज क्या होता है ये हमने समझ लिया। भौतिक परिवर्तन के गुण हमने लिख लिए, रासायनिक परिवर्तन के गुण हमने लिख लिए, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है तो वो बनेगा कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इनके गुण लिखिए, या भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में क्या लिखिए? अंतर लिखिए। तो जो मैंने गुण लिखा है भौतिक परिवर्तन में और रासायनिक परिवर्तन में, वो आपको एज इट इज रासायनिक परिवर्तन इधर और भौतिक परिवर्तन इधर, यानी आपके क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर में वो पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल जो आपकी बुक में नहीं दिया गया है वो हम लिखते हैं। हमारे पास लिखिए एग्जाम्पल, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? कौन सा परिवर्तन है ये आपको फाइंड आउट करना है। ये आपकी बुक में नहीं दिया गया है। फ्रेंड, हमारा प्रश्न था मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, यानी अभी तक की जो लास्ट क्लास थी जिसमें हमने 2 चेंज पढ़े, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, यानी उत्तर कहां से होगा? भौतिक या रासायनिक, दोनों में से एक होगा। और उत्तर क्या होगा वो हम प्रैक्टिकल के माध्यम से इसको समझते हैं। आपने मोमबत्ती देखी होगी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आपको मोमबत्ती बनाकर दिखा दी, ठीक है। यह मोमबत्ती हमने जला दी सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे हमने क्या किया? इस मोमबत्ती को जला दिया। जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा ये मोमबत्ती क्या होती जाएगी? आधी होती जाएगी, यानी थोड़ी देर बाद क्या हुआ? मोमबत्ती आधी हो गई। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ? मोमबत्ती बिल्कुल आधी से भी आधी। और लास्ट में क्या हुआ? थोड़ा सा मोम यहाँ पर क्या हो गया? बच गया। मोम क्या हो गया? यहाँ पर बच गया, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है मैंने? थोड़ा सा मोमबत्ती का जो मोम है वो बच गया है, ठीक है। अब इसको, ये जो 3 चित्र हैं वही आपको क्या देंगे? आंसर दे देंगे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जैसे ही मैंने मोमबत्ती को जलाया तो मोम के अंदर क्या है? उष्मा है, ठीक है। कोई भी पदार्थ है उसकी क्या होती है? उष्मा ऊर्जा होती है। तो वो उष्मा ऊर्जा क्या हुई? प्रकाश ऊर्जा में। ये आपने क्या किया? जब मोमबत्ती को जलाते हो तो क्या होता है? प्रकाश आता है, ठीक है। तो उष्मा किस में चेंज हुई? प्रकाश ऊर्जा में चेंज हुई, ठीक है। तो जो मोम जल चुका है, जैसे मान लो ये मोम यहाँ से यहाँ तक का है, ये जल गया, इसकी जो उष्मा है, मोम की उष्मा किसमें परिवर्तित हो गई? प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, यानी प्रकाश में परिवर्तित हो गई। तो ये क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। यानी क्या हुआ? ये मोम जल गया, इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। यानी जो मोम जल गया वो तो क्या है आपके पास? रासायनिक परिवर्तन है। वो तो आपके पास क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जो मोम बच गया लास्ट में, इस मोम से वापस आप क्या कर सकते हैं? पुनः मोमबत्ती बना सकते हैं। यानी क्या हुआ? अवस्था, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ। यानी इसके अंदर क्या कर सकते हैं? हम इस मोम से पुनः मोमबत्ती बना सकते हैं, ठीक है। यानी जो मोम बच गया उसका क्या होगा? पुनः मोमबत्ती बनाई जा सकती है। यानी पुनः क्या हो सकता है? उस वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो जब भी आपके पास एग्जाम्पल दिया है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो क्या होगा? भौतिक प्लस रासायनिक, यानी भौतिक परिवर्तन भी होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन क्या होगा वो देखिए कि यहाँ पर जो मोम की उष्मा है वो प्रकाश ऊर्जा में क्या होगी? परिवर्तित हो गई। तो जो मोम जल गया उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। तो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। लेकिन लास्ट में जो मोम बचा उससे पुनः मोमबत्ती प्राप्त की जा सकती है, यानी पुनः प्रारंभिक अवस्था आ सकती है। तो क्या होगा यहाँ पर?
वो भौतिक परिवर्तन होगा। क्या होगा बच्चों यहाँ पर? भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू डायग्राम के माध्यम से समझा दिया है। ठीक है, ऐसे आपको साइंस को समझना है, बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमने जो मोमबत्ती का जलना है, एक हमने डायग्राम से उसको पूरा समझ लिया। ठीक है, कुछ भी मैंने नहीं किया, बस दो कंसेप्ट मैंने समझा है कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, यानी भौतिक अवस्था में परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक गुणों में परिवर्तन। ठीक है, दो चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा और हमने देखा कि ऊष्मा कहाँ चली गई? प्रकाश में चली गई, तो रासायनिक परिवर्तन। और जो मोम बचा उससे पुनः मोमबत्ती प्राप्त हो गई, तो कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। तो एग्जाम्पल आपके पास मोमबत्ती का जो जलना है वो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक प्लस रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रासायनिक अभिक्रिया। तो स्टूडेंट रासायनिक अभिक्रिया समझने से पहले वो आपने जो एग्जाम्पल लिया था मोमबत्ती का जलना, उसका आंसर आप नोट्स में लिखिए। वो आपको कैसे लिखना है वो आप देखिए कि मोमबत्ती का जो जलना है भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार का क्या है? परिवर्तन है। कारण यानी रीजन, क्योंकि मोम क्या है, जब जल गया तो ऊष्मा का परिवर्तन प्रकाश में हो चुका है, उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह परिवर्तन कैसा होता है? स्थायी होता है, यानी रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, यानी जहां तक मोम जल गया प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, वो परिवर्तन क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। परंतु जो मोम बच गया उससे पुनः मोमबत्ती बनाई जा सकती है, यानी पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त की जा सकती है। तो कौन सा परिवर्तन होगा? वो भौतिक परिवर्तन होगा, प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ लिखना, तो भौतिक परिवर्तन होता है, तो भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपके पास दो नाम आते हैं इस चैप्टर में, एक तो रासायनिक अभिक्रिया और एक होता है रासायनिक समीकरण। उनको हम समझते हैं। आप पहले लिखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है उसको समझिए। जैसे आपके पास कार्बन है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपने जला दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ठीक है, यानी कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो कार्बन डाई गैस बन गई, यानी क्या हुआ? यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, यानी एक बात समझिए, जब भी पदार्थ में क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। जब भी पदार्थ में क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा, तो उसे क्या बोला जाता है? रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। यानी किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण क्या होती है वो समझिए। रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण क्या होती है? ये रासायनिक अभिक्रिया है, यानी रासायनिक परिवर्तन हुआ और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों को उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में और अणुसूत्र के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए आप कि रासायनिक परिवर्तन हुआ कि कार्बन को हमने क्या किया? ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया। ठीक है, तो क्या हुई? कार्बन डाई गैस प्राप्त हुई। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो इस रासायनिक परिवर्तन को क्या कह सकते हैं हम? रासायनिक अभिक्रिया बोला जा सकता है। और रासायनिक अभिक्रिया में हमने क्या किया? कार्बन को C से प्रेजेंट किया, ऑक्सीजन को O2 से प्रेजेंट किया और जो बना उसको कार्बन डाइऑक्साइड से हमने प्रेजेंट किया यानी प्रदर्शित किया। तो हमारे पास इक्वेशन बनी C+O2, क्या बना? CO2। यानी रासायनिक समीकरण की परिभाषा यानी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को उनके प्रतीक चिन्ह व अणुसूत्र के रूप में व्यक्त करने पर जो इक्वेशन प्राप्त होती है उसे क्या बोला जाता है बच्चों? रासायनिक समीकरण बोला जाता है। ठीक है, आगे मैं इसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिए, वहां पर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो एक बार फिर से मैं इसको रिवीजन करवाता हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट परिभाषा लिखी हुई है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन क्या होती है आप फिर से समझिए। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ये तो आपको रासायनिक अभिक्रिया मैंने परिभाषा लिखा दी। ठीक है, इसके बाद रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन क्या होती है? देखिए आप
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी ऊपर वाला नाम आ रहा है रासायनिक अभिक्रिया, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्र व प्रतीक से, यानी वह प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे मान लो कोयले का जो दहन है, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, C+O2, ठीक है, क्या बना, CO2, ठीक है, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, इसे क्या बोला जाता है, रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। और इस रासायनिक अभिक्रिया में हमने क्या किया, कोयले को कार्बन से और ऑक्सीजन दहन को हमने O2 से, और क्या बनी हमारे पास, CO2 बन गया, ठीक है। अब मैंने दो चीज साइड में लिख रखी है, यानी अभिकारक या क्रियाकारक, यानी वे पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, यानी तीर के किधर होते हैं, बाईं ओर उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, क्रियाकारक बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद तीर के उधर जो उपस्थित, यानी तीर के दाईं ओर उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उत्पाद या क्रियाफल, यानी जो उत्पाद बनता है, यानी जो पदार्थ बनता है, उसे क्या बोला जाता है, उत्पाद या क्रियाफल बोला जाता है, ठीक है। तो आपने नोट्स में लिख लिया, हमने भौतिक परिवर्तन लिख लिया, उसके गुण लिखे, रासायनिक परिवर्तन लिखा, उसके गुण लिखे, ठीक है। उसके बाद मैंने मोमबत्ती वाला आपको एग्जाम्पल लिखाया, वो आपको नोट्स में लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा। इसके बाद रासायनिक समीकरण क्या होती है, इसकी परिभाषा, ठीक है। यदि फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बोल दीजिए कमेंट में कि सर एक बार फिर से जो टॉपिक समझना है वो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ओके। तो हम अब सीखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका, यानी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, यानी रासायनिक समीकरण के चरण क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं, ओके। तो स्टूडेंट, रासायनिक समीकरण के बाद जो हमारा टॉपिक है वो आप नोट्स में डाल लीजिए, रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण, ठीक है। बुक में आपके बहुत सारे चरण दे रखे हैं, ठीक है। हम एक एक को आसानी से आपको समझाएंगे और एक एक को आपको समझना है, बिल्कुल, ठीक है। पहला आपके पास दिया हुआ है, वो आपको बिल्कुल समझना की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको समझने की जरूरत नहीं है। वो दिया हुआ है कि आपके पास क्रियाकारक और उत्पाद, क्या दिया हुआ है, क्रियाकारक व उत्पाद, दो चीज क्या होती है, यानी अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, क्रियाकारक, और जो बनता है प्रोडक्ट उसे क्या बोला जाता है, उत्पाद बोला जाता है, ठीक है। यानी क्रियाकारकों को तीर के निशान के बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पाद को तीर के दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। यानी पहला पॉइंट आपका जो चरण है वो क्या कहता है कि क्रियाकारक को तीर के निशान के बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पाद को तीर के निशान के दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा आपके पास पॉइंट है, जैसे हमारे पास इक्वेशन है C+O2, क्या बना, CO2, ठीक है। तो आप देखिए बीच में क्या है, यहाँ पर प्लस का निशान आया, ठीक है। तो उसका पॉइंट आपसे क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक हो या दो या दो से अधिक क्या हो, आपके पास उत्पाद बन रहे हो, तो उनके बीच में क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी धन का चिन्ह हम लगाते हैं, ठीक है। यानी मैंने दो चीज आपको समझाई है कि तीर के बाईं ओर क्रियाकारक और तीर के दाईं ओर क्या लिखा जाता है, उत्पाद। ये हमारा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमारे पास है, वो दिया हुआ है कि जब दो या दो से अधिक क्या हो, क्रियाकारक वो उत्पाद हो, तो उनके बीच में क्या आता है, धन चिन्ह, यानी पॉजिटिव चार्ज हम लगाते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास जो तीसरे नंबर का पॉइंट है वो आप देखिए, ठीक है। अब तीसरे नंबर का पॉइंट हमारे पास क्या कहता है, हमारे पास तीसरे नंबर का पॉइंट ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का क्या होता है, वृद्धि होती है, न द्रव्यमान की कमी होती है, यानी द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान बनता है नया, न द्रव्यमान में क्या होती, कमी होती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया सदैव क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है, ठीक है। ये हमारे पास तीसरा नंबर का पॉइंट है, ठीक है। और चौथे नंबर का पॉइंट जो हमारे पास है वो क्या कहता है, यदि अभिक्रिया में कोई पदार्थ कम या ज्यादा हो रहा है तो उसपे हमें क्या करना है, उसको बैलेंस करना है, ठीक है। और बैलेंस करने के लिए हम किस विधि का यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। किसका यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, जो मैं आपको समझाऊंगा कैसे यूज करते हैं, ठीक है। यानी 4 पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं कि तीर के बाईं ओर क्रियाकारक, तीर के दाईं ओर उत्पाद। दूसरा हमारे पास कार्बन, यानी दूसरा हमारे पास है कि एक से अधिक क्रियाकारक हो या उत्पाद हो तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह आता है, हमेशा पॉजिटिव चिन्ह आता है, यानी धन का चिन्ह लगाते हैं।
तीसरा हमारे पास हमने लिखा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी रासायनिक समीकरण में न तो द्रव्यमान का ह्रास होता है न नए द्रव्यमान का निर्माण होता है। यानी रासायनिक समीकरण में क्या होता है, हमेशा द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास चौथा पॉइंट है, यदि कोई परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस किया जाता है किस विधि द्वारा, हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल विधि को हिंदी में बोला जाता है अनुमान विधि। ठीक है, और अनुमान विधि से किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाता है वो हम अब देखते हैं। यानी 4 पॉइंट आपको याद रखने, इसके बाद आपको अनुमान विधि समझनी है, फिर इसके बाद बाकी के पॉइंट जो हैं रासायनिक अभिक्रिया लिखने के जो चरण है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हम समझते हैं हिट एंड ट्रायल विधि सबसे पहले कहां पर यूज होती है, वो आप समझिए कि हिट एंड ट्रायल विधि यानी अनुमान विधि का हम यूज कहां पर करते हैं वो आप समझिए। ठीक है, यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड यानी वाम पक्ष यानी बाएं पक्ष में, और राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। ठीक है, यानी हमने देखा कि यहाँ पर कार्बन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर कितने हैं, 3 है, और यहाँ पर कितना है, 1। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर 3 उसके ऊपर 1, यानी क्या है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, यानी 2 कम पड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 8 है, यहाँ कितना है, 2 है, यानी कितने कम पड़ रहे हैं, 6। ठीक है, यानी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, यानी टोटल कितने कम पड़ रहे हैं, 6 कम पड़ रहे हैं। यानी आगे देखिए ऑक्सीजन आपके पास 2 है और यहाँ पर 2 और 1 3, यानी क्या हो रहा है, इधर ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पर 2 और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, टोटल 3। यानी जो ये इक्वेशन है यानी जो समीकरण है ये अनबैलेंस है यानी असंतुलित है। इसको संतुलित करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल विधि यानी अनुमान विधि का यूज करते हैं। और अनुमान विधि आपसे सबसे पहले जो कहती है वो आप सुनिए, जो आपकी बुक का 5वां नंबर का पॉइंट है वो कह रहा है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर जो परमाणु उपस्थित है सबसे पहले उन्हें क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सबसे पहले जो परमाणु उपस्थित है उसे संतुलित करना है। ठीक है, तो आपको देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त कौन सा परमाणु है, कार्बन है, तो कार्बन को संतुलित कैसे करते हैं वो हम आपको सिखाते हैं, वो आप देखिए। इधर देखिए आप, मैंने लिख दिया यहाँ पर कार्बन को संतुलित करने पर। ठीक है, इधर देखिए आप कि आपके पास यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो मैं 1 को किससे गुणा करूं कि यहाँ पर कितना हो जाए, 3 हो जाए। तो मैंने क्या किया, C3H8 हमारे पास ऐसे का ऐसा, O2 ऐसे का ऐसा, क्योंकि हम किस पर का वर्क कर रहे हैं, सिर्फ कार्बन पे। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आगे लगा दिया 3CO2 प्लस H2O, यानी कार्बन इधर देखिए 3 और इधर भी कार्बन 3, यानी कार्बन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब कार्बन के बाद यानी इसके बाद आती है नंबर हाइड्रोजन को संतुलित करने पर। ठीक है, अब इधर देखिए आप, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है और यहाँ पर कितने हैं, 2 है, तो 2 को किससे गुणा करूं कि वहां पर 8 आ जाए, वो आप देखिए कि हमने C3H8 प्लस O2 और ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन लिखनी है 3CO2 प्लस, अब यहाँ पर H2O है, H2 है, तो इसको मैं 4 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 8, यानी हमारे पास हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करना है वो हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन हमने संतुलित कर लिया। ठीक है, इसके बाद बारी आती है हमारे पास ऑक्सीजन को संतुलित करने पर, ये हमारे पास इक्वेशन ये है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके पास कार्बन भी संतुलित है और हाइड्रोजन भी संतुलित है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन संतुलित करना है हमें। ठीक है, ऑक्सीजन आपके पास देखिए 3 दूनी कितने हो गए, 6, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर इस परमाणु में यानी इसमें इस जगह पर कितना है, 6, 3 दूनी 6, और ये 4 और 1 यानी कितना, 6 और 4 कितना हुआ आपके पास 10 है, और मुझे क्या करना है, ऑक्सीजन को 10 करना है, तो मैं 2 को किससे गुणा करूं, यहाँ पर 2 है, ठीक है, मुझे 10 करना है तो 2 × 5 कर सकता हूं। तो आप देखिए C3H8 प्लस 5O2, आगे हमारे पास 3CO2 प्लस 4H2O, यानी अब देखिए इस इक्वेशन को, कार्बन आपके पास 3, यहाँ पे भी 3, हाइड्रोजन आपके पास 8, यहाँ पे भी 8, ऑक्सीजन आपके पास 10,
तो यहाँ 3 दूनी 6 और 4 10। इस प्रकार से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा। ये तो आपकी बुक का एग्जाम्पल है, बाकी और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, यदि समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं है, यदि नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से देखिए एक बार, फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए कि सर केमिकल इक्वेशन को संतुलित करना आप फिर से बता दीजिए, मैं आपको वापस एक बार बता दूंगा। ठीक है, तो आपके पास हमारे पास 5 पॉइंट हो चुके हैं। पहला हमने लिखा क्रियाकारक को तीर के दाईं ओर, उत्पाद को बाईं ओर। दूसरा हमारे पास 2 से अधिक क्रियाकारक हो या उत्पाद हो तो उनके बीच में पॉजिटिव चार्ज। तीसरा हमने लिखा कि इनके बीच में क्या होता है, द्रव्यमान का न तो ह्रास होता है न द्रव्यमान की वृद्धि होती है। चौथा हमने लिखा है कि यदि कोई अणु या परमाणु अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस किया जाता है। और पांचवा हमने लिखा है कि बैलेंस करने में सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो परमाणु उपस्थित है उसे संतुलित किया जाता है। और हमने अभिक्रिया आपको संतुलित करके दिखा दी है। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, जितने भी बच्चे हो उनको आपको शेयर करना है, क्योंकि ये जो मेथड है सबसे बेस्ट मेथड है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। मैं आपको आसानी से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल स्लो मेथड में। ठीक है, और पूरा आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया है, बाकी जो चरण है वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। वीडियो को आपको क्या करना है, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम पर मिलते रहे। और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको रटना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल साइंस को क्या करना है, समझना है। आपको क्या करना है, साइंस को समझना है। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको समझना है। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे आप यदि पढ़ोगे तो मैं कह रहा हूँ कि आपके साइंस में 100 में से 100 जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है कि जो मैंने आपको बोला है कि मैंने बोला कि 1 से 20 तक परमाणु याद करो, पॉजिटिव चार्ज याद करो, उसके बाद मूलकों का निर्माण कैसे होगा, Na+1 क्यों बनाता है, हर चीज का रीजन माइंड में है। तो मैं बोल रहा हूँ आपके 100 में से 100 कोई नहीं रोकेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। प्रदीप कुमार, राजस्थान। देखते रहिए।